गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। अपने पिछले वीडियो में हमने आपकी बुक मोमेंट्स का एक चैप्टर एडवेंचर्स ऑफ टोटो समझा। आज हम अपने एक प्रीवियस चैप्टर के बारे में बात करेंगे जो आपकी आने वाली हाफ ईयरली रिवीजन टेस्ट में आपको काफ़ी काम आएगा। उससे जुड़ी हुई क्वेश्चन आंसर्स, उस पोइट्री के एक्सप्लेनेशंस को हम बात करेंगे और आगे भी नेक्स्ट वीडियोस में हम उन चैप्टर्स पर डिस्कस करेंगे जो आपको अपने एग्जाम को अच्छे से देने में काफ़ी हेल्प करेगा। आज हम उसमें एक बार फिर देख रहे हैं रोड नॉट टेकन। वैसे तो हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस पहले वीडियोस में कर चुके हैं और कुछ क्लास में भी कर चुके हैं, पर एक बार और हम इसे ज़रा अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं रोड नॉट टेकन। रोड नॉट टेकन एक पोएट का एक थीम है या एक विचार है कि किस तरह एक व्यक्ति अपना कैरियर बनाता है और कैरियर को चूज करते वक्त उसके सामने एक डिलेमा यानी एक असमंजस की स्थिति होती है। वो कंफ्यूज होता है कि उसे किस दिशा में, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है और उसे कहां पर अपना कैरियर बनाना है। वो लिखता है, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड। यहाँ येलो वुड से उसका मतलब ऑटम सीजन से है, क्योंकि आप जानते हैं पतझड़ के मौसम में पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, वो कुछ येलो सी पीली सी पड़ जाती हैं, वो गिर जाती हैं और उनकी जगह पर न्यू लीव्स आ जाती हैं। वो कहता है, सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, यानी जब उसको अपनी लाइफ में आगे जाना है, वो कौन से रास्ते पर जाना है, जब वो ये डिसाइड नहीं कर पाता, लेकिन वो ये सोचता है कि मैं इनमें से किसी एक पर ही जा सकता हूं, इसलिए वो दोनों पर ना जा सकेगा, इसलिए सॉरी फील करता है। और वो कहता है, लॉन्ग आई स्टूड, क्योंकि वो काफी देर सोच विचार करता है और बहुत वेट करता है कि उसे किस रोड पर जाना चाहिए। लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, एक की तरफ ही वो देख सकता है। वेयर इट बैंटेड द अंडरग्रोथ, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, वो दूसरी रोड को चुनता है, पहली को नहीं चुनता है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, क्योंकि उसे लगता है कि वो वाली सेकेंड रोड ज्यादा बेटर है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, ग्रासी यानी घास से भरी हुई है, घास उस पर डली हुई है। दो एज फॉर द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, हालांकि दोनों पर चलना शायद उसके लिए सेम होगा, पर बोथ द मॉर्निंग इक्वली ले, दोनों पर मॉर्निंग उसी तरह अपना असर डालती है। लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, ओह आई केप्ट द फर्स्ट अनदर डे, उसने एक दूसरी रोड को दूसरे दिन के लिए रखा है। यट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू द वे, और ये रास्ता कहां जाता है उसे एग्जैक्ट श्योर नहीं है। आई डाउटेड, वो कहता है कि मुझे शक है, इफ आई शुड एवर कम बैक, क्या मैं वापस लौट पाऊंगा। मतलब अगर मैं दो रास्तों में से एक रास्ते की तरफ चला जाऊंगा तो उसे डाउट है कि उस एक रास्ते पर चलते चलते अपनी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते ही उसका सारा जीवन निकल जाएगा और वो इस दूसरे रोड पर वापस आकर कभी अपनी रोड को बदल नहीं सकेगा। यानी वो कभी नहीं जान पाएगा कि अगर वो दूसरी रोड पर चलता, दूसरा कैरियर पाथ चूज करता, तो उसकी लाइफ किस तरफ जाती। वो कहता है, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साय, मैं ये आह भर के तकलीफ से भारी मन से कह रहा हूं। समवेयर एजेस एंड एजेस, युगों युगों की बात है कहीं, हैंस इसलिए टू रोड डाइवर्ज इन अ वुड, जंगल में दो रोड गई हैं। यहाँ जंगल से मतलब उसका उस जगह से है जहां पे से उसका कैरियर उसे चुनना है। आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और वो कहता है मैंने वो रोड नहीं चुनी जिस पर अधिकतर लोग जाते हैं, उसने पोएट बनना चुना, यानी उसने कवि बनना चुना, और उसने वो रोड चुनी जिस पर कम लोग जाते हैं। यानी ही चोज द रोड which is being chosen by less number of people, or we should say least number of people, कम लोग उस पर जाते हैं। and that has made all the difference, और उसकी वजह से ही ये सारा बदलाव आया, यानी वो फाइनली एक कवि बन गया और उसने ये सारी चीजें लिखी, इसकी वजह से वो फेमस हुआ। ये काफी वेल नोन पोयम है, ये आपको बताती है कि आपको अपने जीवन में किस तरह चुनाव करने पड़ते हैं, चॉइसेस करनी पड़ती हैं। एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, और यही चॉइसेस आगे जाकर हमारे जीवन की दिशा तय करती हैं, हमारी लाइफ कैसी होगी इस चीज से डिसाइड होता है। अगर हम सही वक्त पर, यानी अपने कैरियर और आगे की लाइफ का जब हमें चुनाव करना होता है, चॉइस करनी होती है, उस वक्त पर अगर हम गलत डिसीजन ले लेते हैं तो उस एक मोमेंट के गलत डिसीजन से आगे के कई ईयर्स जो है खराब हो जाते हैं। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, जो कि एक अमेरिकन पोएट थे।
वो बहुत ही सिंपल चीजों को लिखा करते थे, मतलब लाइफ से उन सिंपल चीजों को पिकअप करके उस पर पोएट्रीज लिखा करते थे जो काफी बाद में ह्यूमन लाइफ में इंपॉर्टेंस हो जाती हैं, यानी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और वो उन चीजों को काफी इंसाइटफुली लिखा करते थे। आप इंसाइट जानते होंगे क्या होता है, जीवन के आपकी लाइफ के अंदर की चीजें जो प्रभाव डालती हैं वो आपका इंसाइट होता है, या मन से जो चीज आती है वो इंसाइट होता है। और वो अक्सर अपने सब्जेक्ट मैटर्स को कहां से लाते थे, बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट मैटर्स लेते थे जो लगभग हर व्यक्ति के जीवन की कहानी होती है, स्टोरी होती है लाइफ की, उनमें से छोटे छोटे मैटर्स को उठाते थे जो काफी आगे जाकर इंपॉर्टेंट बनते हैं। और ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस जो लगभग हर आम आदमी के जीवन में जो अनुभव होते हैं चुनाव करते वक्त, या कोई भी लाइफ के लिए कोई कैरियर चूज किया या कोई और वर्क किया और उससे उसकी लाइफ जो नया रूप लेती है, ऐसे जो ऑर्डिनरी हम कह सकते हैं या आम अनुभव जिनको हम कह सकते हैं, उस से वो पोएट्रीज लिखा करते थे। इसमें कुछ बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जिन पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं 2 मिनट। इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि येलो वुड जो बताया गया है लाइन नंबर 1 में वो क्या है। फर्स्ट स्टेंजा लाइन फर्स्ट में येलो वुड कुछ नहीं है, पेड़ों की जो पत्तियां अपना रंग खो चुकी हैं, यानी हरा रंग खो चुकी हैं और पीले कलर पर आ गई हैं, यानी वो झड़ने की कंडीशन में आ गई हैं। ऑटम सीजन जिसको हम पतझड़ की ऋतु कहते हैं वो आने वाली है, वो वाला मौसम है, इसलिए सारी पत्तियां येलो कलर की दिख रही हैं। इसलिए सारा वुड, यहाँ वुड से मतलब लकड़ी ना होकर जंगल है, तो वो वुड जो है येलो दिखाई दे रहा है, इसलिए येलो वुड का मीनिंग वो येलो पत्तियों से या लीफ से है। एक क्वेश्चन है दूसरा, वो कहता है दूसरी लाइन में कि आई फील सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, यानी वो दोनों रोड्स पर एक साथ नहीं चल सकता, या तो वो पोएट बनेगा या वो कुछ और बनेगा। तो वो दोनों में से उसे पता नहीं है कि कौन सा बेटर होगा, पर वो इस चीज के लिए सॉरी है कि वो आगे किस तरफ जाएगा, और जब जाएगा तो दूसरी रोड कैसी होगी उसे पता नहीं है, वो हमेशा के लिए वो चीज वो कभी नहीं जान पाएगा। और भी कोई क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे इसमें पोएट का मूड क्या है, या हम कह सकते हैं कि इसकी राइमिंग स्कीम क्या है। आप देख सकते हैं राइमिंग स्कीम कैसे पहचानते हैं, हर स्टेंजा की लाइन का लास्ट वर्ड लें और उसकी राइमिंग यानी वो बोलने में किससे सिमिलर लग रहा है। जैसे मान लीजिए आप इसकी पहली लाइन, 2 roads diverged in a yellow wood, यहां वुड को आप ए मान लें, तो अगली लाइन में आप देखेंगे लास्ट वर्ड है बोथ। अब आप देखिए वुड जो है बोथ से मैच नहीं करता, क्योंकि बोथ का प्रोनाउंसिएशन अलग किस्म का है, वुड से बोथ की राइमिंग नहीं जमती, तो इसलिए हम इसे बी कहेंगे। तीसरी लाइन में आप देखिए लाइन नंबर 3 में वर्ड है स्टूड, अब आप मैच करेंगे तो वुड स्टूड से मैच करता है, इसलिए वो वापस ए हो जाएगा। उसके बाद 4th लाइन लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, फिर से COULD कुड है, आप जानते हैं इसे कुल्ड ना पढ़ के कुड पढ़ते हैं, तो ये वुड स्टूड और कुड सेम है, इसलिए ये भी ए हो सकता है। और उसके बाद लास्ट लाइन में आप देखेंगे तो वर्ड लिखा हुआ है अंडर ग्रोथ, अंडर ग्रोथ मैच करता है बोथ से यानी बी से, तो इसकी राइमिंग स्कीम होगी AB AAB, AB AAB इसकी राइमिंग स्कीम होगी। ये आपको लगभग हर पोएट्री में आपकी लोकल बोर्ड एग्जाम्स में या कई जगह पर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब एक्सट्रैक्ट पोएट्रीज में से आते हैं तो ये क्वेश्चंस काफी कॉमन होते हैं, जैसे कि ये पोएट्री किसने लिखी है, या इस पोएट्री की थीम क्या है, इसमें यूज होने वाले पोएटिक डिवाइसेस क्या हैं। पोएटिक डिवाइसेस पर हम आगे कुछ वीडियोस में डिस्कस करेंगे, वैसे हमने अदर इंग्लिश सीखने वाले वीडियोस में उनके बारे में डिस्कस किया है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। और ये भी पूछा जाता है कि इस पोएट्री में या इस पर्टिकुलर स्टेंजा में इन लाइंस में कौन सी राइमिंग स्कीम है, तो ये सब हमें आना चाहिए क्योंकि हम अब लिटरेचर पढ़ रहे हैं। ये ग्रामर से थोड़ा सा डिफरेंट होता है और इसे काफी डीपली समझना पड़ता है। तो ये बात थी रोड नॉट टेकन की। इसके अलावा एक चीज पर हम और डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे ग्रामर के एक पोर्शन पर जो कि है वर्ब फॉर्म्स। हम वर्ब फॉर्म्स पर डिस्कस करेंगे, जनरल एक 5 मिनट्स का हम डिस्कशन करते हैं। वर्ब फॉर्म्स क्या होती हैं आप अच्छी तरह जानते होंगे, आपने बहुत ही छोटी क्लास से वर्ब के 3 फॉर्म पढ़े होंगे जिन्हें आप फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कहते हैं। वैसे वर्ब को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, एक कहलाती हैं वीक वर्ब्स और दूसरी कहलाती हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब्स।
उस पर हम बाद में कभी चर्चा करेंगे कि कौन सी वर्ब्स वीक वर्ब्स होती हैं और क्यों होती हैं, और कौन सी स्ट्रॉन्ग। अभी हम 3 फॉर्म्स पर चर्चा करें। फर्स्ट फॉर्म आप जानते हैं, टेंस के प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, और कंटिन्यूअस फॉर्म्स में उसी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाता है कंटिन्यूअस बताने के लिए, यानी किसी भी वर्क की कंटिन्यूटी यानी उसका लगातार चलना बताने के लिए आप उसमें वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, उसी को लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। और थर्ड फॉर्म जनरली कहां यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है, पास्ट परफेक्ट में यूज होता है, जब आप किसी काम को कंप्लीट कर चुके होते हैं। तो इस तरह ये तीनों वर्ब के फॉर्म अलग अलग टेंस के अलग अलग टाइप्स और सब टाइप्स में यूज होते हैं। इसके अलावा इनको हम इसका एक फोर्थ फॉर्म, चौथा रूप भी मान सकते हैं, जिसमें हम आईएनजी यूज करते हैं। आईएनजी को लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल और थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल भी कह देते हैं। हालांकि प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल जो होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं कि जब वर्ब जो है वो वर्ब का वर्क ना करके एडजेक्टिव का यानी विशेषण का काम करे, तब वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। और इसी तरह थर्ड फॉर्म के साथ इसका हम एक एग्जांपल समझ सकते हैं। आप देखिए इसके एग्जाम्पल में, मान लीजिए हमारी वर्ब है REMAIN। रिमेन का मतलब होता है बचे रहना या रुके रहना। अगर हम इसके आगे एक वर्ड लिखें HOUR, आवर यानी घंटे। आपकी जब एग्जाम्स होती हैं तो आप अक्सर अपने एग्जाम लेने वाले टीचर से या इन्विजिलेटर से बार बार पूछते हैं कि सर एग्जाम का टाइम फिनिश होने में कितना समय बचा है, यानी आप पूछते हैं रिमेनिंग आवर्स कितने हैं। तो आप रिमेन में आईएनजी लगाते हैं, यानी रिमेन को रिमेनिंग कर देते हैं। अब आप देखिए, वैसे तो रिमेन एक वर्ब होता है, पर यहां पर वो वर्ब ना होकर एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है, क्योंकि वो आवर की विशेषता बता रहा है, यानी घंटों की, कि आवर्स क्या होते हैं, नाउन होते हैं, और नाउन की विशेषता बताने वाला, नाउन की स्पेशलिटी बताने वाला, उसे मॉडिफाई करने वाला जो वर्ड होता है वो वर्ब कहलाता है। और यहां पर रिमेन वो एडजेक्टिव कहलाता है। यहां पर वर्ब रिमेन जो है वर्ब का काम ना करके एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए रिमेनिंग आवर्स क्या होगा, बचे हुए घंटे। यानी घंटे कैसे हैं, आवर्स कैसे हैं, बचे हुए, ये इसकी विशेषता है। तो इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कह सकते हैं। इसी तरह थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जब वर्ब का काम ना करके एडजेक्टिव का काम करे, ऐसी कंडीशन में वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। खैर, ये तो वर्ब फॉर्म पर चर्चा हुई। मेन आपको 3 चीजें याद रखनी है, वर्ब के तीनों फॉर्म्स और उनके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब्स। इस पर हम थोड़ा सा अगले वीडियोस में भी डिस्कस करेंगे और एग्जाम में आने वाली कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में आपको समझाएंगे। प्लीज बी कनेक्टेड, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।